नमस्ते। स्टडी विद ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, भारत की जो 7,500 किलोमीटर लंबी तट रेखा है, वो सिर्फ एक बाउंड्री नहीं है, बल्कि हमारी इकोनॉमी का गेटवे है। तो आज हम भारत के इन्हीं जरूरी बंदरगाहों की एक यात्रा पर चलेंगे और समझेंगे कि ये विशाल समुद्री दरवाजे देश के व्यापार और भविष्य को कैसे आकार दे रहे हैं। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय होगा, फिर हम भारत के पश्चिमी और पूर्वी दोनों तटों के सबसे अहम बंदरगाहों को एक-एक करके जानेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इन पोर्ट्स का भविष्य क्या है, और आखिर में एक छोटी सी क्विज से अपनी नॉलेज को टेस्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बंदरगाह सिर्फ नक्शे पर बने कुछ डॉट्स नहीं हैं। ये देश की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है, हमारी स्ट्रेटेजिक पावर के गेटवेज हैं। यहीं से भारत पूरी दुनिया से जुड़ता है, व्यापार करता है और ग्लोबल स्टेज पर अपनी एक अलग पहचान बनाता है। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं भारत के पश्चिमी तट से। सदियों से ये तट व्यापार का एक धड़कता हुआ दिल रहा है और इसे भारत का कमर्शियल फ्रंट डोर कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। लिस्ट में सबसे पहले है गुजरात का दीनदयाल बंदरगाह, जिसे हम सब पहले कांडला पोर्ट के नाम से जानते थे। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका एक फ्री ट्रेड जोन होना। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पर ट्रेड से जुड़े कई तरह के टैक्स और नियम काफ़ी आसान है, जो इसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए एक हॉटस्पॉट बना देता है। ये पूरे नॉर्थ इंडिया की ज़रूरतों को पूरा करता है। अब बात करते हैं मुंबई बंदरगाह की, जिसे गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये एक नेचुरल हार्बर है। मतलब इसे प्रकृति ने ही बनाया है, जिसकी वजह से यहाँ पानी स्वाभाविक रूप से काफ़ी गहरा है, और यही गहराई इसे दुनिया के बड़े बड़े जहाज़ों को हैंडल करने के लिए परफेक्ट बनाती है। अच्छा, मुंबई पोर्ट पर लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो उसी के दबाव को कम करने के लिए पास में ही एक और मॉडर्न पोर्ट बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसे नावा शेवा के नाम से भी जाना जाता है। और यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। एग्जाम के लिहाज से ये पॉइंट याद रखेगा, जेएनपीटी भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। मतलब देश का ज़्यादातर सामान जो इन बड़े बड़े कंटेनरों में आता और जाता है, वो यहीं से गुजरता है। चलिए अब गोवा चलते हैं, मार्मुगांव बंदरगाह पर। इसकी पहचान भारत के एक बड़े मिनरल एक्सपोर्टर के तौर पर है। हमारे देश के विकास के लिए जो ज़रूरी लौह अयस्क या आयरन ओर है, उसकी बहुत बड़ी मात्रा यहीं से दुनिया के अलग अलग देशों में भेजी जाती है। पश्चिमी तट पर हमारा आखिरी स्टॉप है कर्नाटक का न्यू मैंगलोर बंदरगाह। ये पूरे कर्नाटक राज्य के लिए ट्रेड का मेन गेटवे है, इसलिए इसे कर्नाटक का प्रवेश द्वार कहना बिल्कुल सही है। तो पश्चिमी तट तो हमने देख लिया, अब अपनी नाव का रुख मोड़ते हैं भारत के पूर्वी तट की तरफ। यहाँ के बंदरगाहों की कहानी थोड़ी अलग है। ये अपने खास स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन और अनोखे नेचुरल फायदों के लिए जाने जाते हैं। पूर्वी तट पर हमारा पहला पड़ाव है आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम। इसके बारे में दो बातें बहुत खास हैं। एक, ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, और दूसरा, यहाँ डॉल्फिन नोज नाम की एक पहाड़ी है जो इसे समुद्री तूफानों से नेचुरली बचाती है, एक शील्ड की तरह काम करती है। अगला है तमिलनाडु का चेन्नई बंदरगाह। ये भारत का सबसे पुराना मैन-मेड यानी कि आर्टिफिशियल पोर्ट है। अपने लंबे इतिहास और बड़ी कैपेसिटी की वजह से ये दक्षिण भारत के सबसे बिजी पोर्ट्स में से एक है, जहां हमेशा जहाज़ों की भीड़ लगी रहती है। अब बात करते हैं उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह की। आपको याद है, हमने गोवा के मार्मुगांव की बात की थी। पारादीप भी लौह अयस्क के एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी एक खास पहचान है। ये खास तौर पर जापान को आयरन ओर भेजने का एक बड़ा सेंटर है। तमिलनाडु में एक और पोर्ट है तूतीकोरिन। इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये एक उथली खाड़ी में है, मतलब यहाँ पानी बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है। तो होता क्या है कि जो बड़े जहाज़ हैं वो बिल्कुल किनारे तक नहीं आ पाते, और उन्हें अपना माल छोटी नावों के जरिए लाने ले जाने के लिए समंदर में थोड़ी दूरी पर ही रुकना पड़ता है। और पूर्वी तट पर हमारी ये यात्रा खत्म होती है पश्चिम बंगाल के हल्दिया बंदरगाह पर। आप इसे कोलकाता बंदरगाह का एक हेल्पिंग हैंड या सैटेलाइट पोर्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसे खास तौर पर कोलकाता के बढ़ते ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए ही डेवलप किया गया था। तो ये तो थी आज की बात, लेकिन आने वाले कल का क्या? भारत के बंदरगाहों का भविष्य कैसा दिखता है? चलिए अब इस पर भी एक नज़र डालते हैं कि कैसे मॉडर्नाइजेशन के जरिए इन बंदरगाहों को वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है। और जब हम भविष्य की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले आता है, सागरमाला परियोजना। ये सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा मिशन है।
इसका मकसद है बंदरगाहों को मॉडर्न बनाना, उन्हें सड़कों और रेलवे से बेहतर तरीके से कनेक्ट करना और लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करके पूरे देश के विकास को एक नई रफ्तार देना। भविष्य के नक्शे पर 2 नाम और उभर कर आ रहे हैं। पहला, महाराष्ट्र का वधावन बंदरगाह, जो भारत का 13वां मेजर पोर्ट बनने की राह पर है, और दूसरा है पोर्ट ब्लेयर। ये सिर्फ अंडमान और निकोबार का इकलौता बड़ा बंदरगाह ही नहीं है, बल्कि इंडियन ओशन में भारत की स्ट्रेटेजिक पहुंच के लिए भी ये बेहद जरूरी है। अच्छा, तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। चलिए देखते हैं कि सफर में सीखी बातें आपको कितनी याद रहीं। तैयार हैं? तो ये रहे 4 सवाल आपकी स्क्रीन पर। पहला, भारत का कौन सा बंदरगाह समंदर किनारे नहीं बल्कि एक नदी पर बना है? दूसरा, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे देश का सबसे मॉडर्न और कंप्यूटराइज्ड पोर्ट कौन सा है? तीसरा, किन बंदरगाहों को खास तौर पर लॉ अयस्क एक्सपोर्ट का सेंटर माना जाता है? और आखिरी सवाल, भारत का सबसे गहरा नेचुरल पोर्ट कौन सा है? थोड़ा सोचिए। मुझे उम्मीद है कि जवाब आपको याद आ गए होंगे। तो फिर चलें, देखते हैं सही जवाब क्या है। और ये रहे सही जवाब। नदी पर बना बंदरगाह है कोलकाता। सबसे आधुनिक है JNPT। लॉ अयस्क के लिए मशहूर हैं मार्मुगांव और पारादीप। और सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापट्टनम। अगर आपके सारे जवाब सही थे तो बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, इसी के साथ भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि स्टडी विद ऑल इन वन की ये क्लास आपके लिए जरूर उपयोगी रही होगी। इस जानकारीपूर्ण सत्र को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस सत्र के नोट्स चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। और हाँ, ऐसे ही और सेशंस के लिए स्टडी विद ऑल इन वन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले विषय के साथ।